हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको 3 से 4 आर्टिकल को समझाने वाला हूं और बाकी जो आर्टिकल रहेंगी उसका पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में अवेलेबल है, तो उससे आपको पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं किस तरीके से पढ़ना होगा, उसको कैसे रेलेवेंट रहेगा प्री और मेंस के लिए, वो चीज़ें मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है एज पर सिलेबस है और पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से है, चाहे प्री हो या फिर मेंस हो। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो अभी का जो समय है फाउंडेशनल कोर्स के लिए बेटर है। लगभग आपके 10 से 12 महीने हैं, तो इस समय के अंदर आपको हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। और जो नया बैच है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दिया जाएगा पूरे सिलेबस का। सिलेबस के मुताबिक आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बिफोर प्री एंड मेंस रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा। जो भी गाइडेंस होंगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा दी जाएगी। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे और रिमेडियल क्लासेस की ज़रूरत हुई तो वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी में जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। लाइब्रेरी अवेलेबल है, क्लासरूम के साथ ही आपको लाइब्रेरी भी प्राप्त हो जाएंगी। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला जो आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर है। ओवरऑल अगर थीम देखें और इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर है कि जो हमारी अर्बन एरिया है, तो हमारे देश में स्पेशली जो आपके टायर 1 सिटीज़ होती है उस पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ रहती है। बाकी जो टायर 2 एंड टायर 3 की सिटीज़ हैं उसमें ध्यान नहीं दी जाती है। जबकि टायर 2 एंड टायर 3 सिटी में, मतलब जो छोटे सिटी है, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट की, कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ की जो पोटेंशियलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए इसमें पहले ही मेंशन किया है, नॉट ऑल अर्बन पॉकेट्स आर एक्सपीरियंसिंग इक्वल एंड रैपिड ग्रोथ। तो इक्वल और रैपिड ग्रोथ फेस नहीं कर रहा है। ओनली चंद जो बिग सिटीज़ है उन्हीं को हब की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो अभी अगर हम यूरोप में देखें, यूरोप के इंग्लैंड हो या फिर आपके फ्रांस हो, जर्मनी हो, या आप अमेरिकन नेशंस में अगर देखें, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए हो या फिर कनाडा हो, तो इन देशों के अंदर सिटी सिर्फ आपके 2 या 3 सिटी में ध्यान नहीं दिया जाता है। जो ओवरऑल जितनी भी सिटीज़ है उनके इम्प्रूवमेंट में ध्यान दिया जाता है, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो अपॉर्चुनिटीज़ है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, ये सभी फैसिलिटीज़ जो डेवलप नेशन है उसमें देखी गई है। तो उसी तरीके का कुछ हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे सिटीज़ में भी। तो उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। तो पहला तो हमें थोड़ा बहुत हम ये समझ लेंगे कि आपका जो क्लासिफिकेशन है टायर वाइज, ओके, परत वाइज जो क्लासिफिकेशन है, तो 2 क्लासिफिकेशन प्राप्त होती है। मुझे ये आपका गूगल पे मिला तो मैंने उससे ये आपका कॉपी किया है। तो इसके अलावा भी एक ये तो है आरबीआई का क्लासिफिकेशन कि आरबीआई ने किस तरीके से क्लासिफाई किया है, और एक क्लासिफिकेशन है एज पर सेंसस 2011 का, तो उसके हिसाब से एक है। तो इसमें अभी देखिए टायर 1 सिटीज कौन सी है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा है, और 10 लाख तक जो पॉपुलेशन होती है वो आपकी मेगा सिटी या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी कही जाती है। तो सेंसस 11 में भी यही आपका डेफिनेशन दिया है। टायर 2 सिटीज कौन सी है जिसका पॉपुलेशन 50,000 से 99 मतलब 1 लाख से कम है। फिर आपका टायर 3 सिटीज कौन सी है, 20 टू 50,000 के अंदर जो पॉपुलेशन है। टायर 4, तो ये इसमें टायर 4 में 10 से 20,000। तो इसमें अभी हमें स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटी के बारे में देखना है, जिसमें पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और जिनकी ग्रोथ पोटेंशियलिटी काफ़ी ज़्यादा है अगर इसमें ध्यान दिया जाता है तो।
तो अभी पूरा मुद्दा जो है वो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज को लेके है कि अनइवन अर्बन ग्रोथ देखा गया है। देन आपका नीड फॉर टारगेटेड फ्रेमवर्क, तो एक टारगेटेड फ्रेमवर्क लेना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे टायर 2 सिटीज़ में अहमदाबाद है, टायर 3 सिटी में नासिक है, जो काफ़ी पॉपुलर सिटीज़ है। तो इनका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी कम है। तो इनमें जो अनइक्वल आपका या फिर यूनिक इकोनॉमिक जो इनका मॉडल है उसको डेवलप करने के लिए इक्वल इकोनॉमिक या फिर पॉलिसी फोकस इसमें देना होगा। तो मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच रख के जो टायर 2 और टायर 3 की सिटी है उनको डेवलप करना होगा। लाइक इसके ज़रिए हम लोकल जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं, इसको हब बना सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं स्किल सेट्स को, लॉजिस्टिक्स को डेवलप कर सकते हैं, पॉलिसी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, एक लर्निंग एनवायरनमेंट को हम डेवलप कर सकते हैं। तो अभी इंसेंटिवाइज हम कैसे कर सकते हैं इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटी को? इनके लिए जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड है, जो आपका फिजिकल टूल है, जिसमें 1 लाख करोड़ का चैलेंज फंड दिया गया है कि इतने रुपए में क्या करना है, सिटी को डेवलप करना है और उसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना है। नेक्स्ट अगर हिस्टोरिकल लेंस देखें पास्ट के समय पे, तो ये रिसेंट पास्ट है कि अमृत जो आपका लिया गया था प्रोग्राम फॉर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़, ये क्यों लिया गया? क्योंकि जब स्मार्ट सिटी मिशन लिया गया कि 100 सिटी को डेवलप किया जाएगा, तो तभी एक क्वेश्चन ये भी उठा कि जो बाकी टायर 3 वाली सिटीज़ है, 2 वाली सिटीज़ है, उनको कैसे डेवलप किया जाएगा। तो उसके लिए क्या है, आपका अमृत मिशन लाया गया जिसमें 500 अर्बन एरियाज़ को टारगेट किया गया है। फिर भी देखा गया है कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी जो आपका डिज़ायर्ड लेवल पे है वो नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अभी आपका टायर 2 एंड टायर 3 सिटी के लिए गवर्नमेंट एक तो बजटरी एलोकेशन दे, बेटर प्लानिंग करे, बेटर सेंटर स्टेट का जो कोलाबोरेशन है उसको इंश्योर करे, और प्लस लोकल जो गवर्नेंस है, म्युनिसिपैलिटी है, उसको आपका उसका जो रोल है उसको इन्हांस करे बाय गिविंग देम टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, बाय गिविंग देम लॉजिस्टिक्स, बाय गिविंग देम बजटरी सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट। तो अभी अगर इसमें थोड़ा हिस्ट्री हम देखना चाहे तो हर टॉपिक में मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ कि हर टॉपिक में पहला तो मुद्दा क्या है वो देखना है, जो हमने इसमें देखा मुद्दा, उसमें क्या कर सकते हैं वो भी थोड़ी बहुत हमने बात की, चर्चा की, पास्ट में क्या किया गया थोड़ा बहुत वो भी देखा रिसेंट पास्ट में। देन हमें देखना होता है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इशू, तो हिस्टोरिकली क्या इशू रहा है। तो अगर देखें अर्बन जो पॉपुलेशन है 11% थी इन 1901 में, तो उस समय अर्बन सेंटर्स भी कम थे, मद्रास था, कोलकाता था, दिल्ली था, बॉम्बे था, तो यही चंद अर्बन सेंटर्स थी। तो उसमें पॉपुलेशन लगभग 11% था इन 1901, जो अब आज के समय पे 35% के लगभग हो गया है। और अर्बन सेंटर से ही देश की 65% जीडीपी, लगभग 65% जो जीडीपी है वो जनरेट होती है। और आपका वर्क हाउस है अर्बन सेंटर, इनोवेशन का सेंटर है, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सभी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसीलिए अर्बन सेंटर्स क्या है, आपकी जो देश की ग्रोथ है उसका मेन आपका ड्राइवर है, तो उसको आगे बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। प्री इंडिपेंडेंस में देखें या फिर एकदम पूरे एंशियंट एरा से देखें तो इंडस वैली टू कॉलोनियल एरा हम देख सकते हैं किस तरीके से प्लान तरीके से मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सिटी का डेवलपमेंट हुआ था। ब्रिटिश एरा में भी हम देखें तो बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट 1915, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 1936, ये सभी को डेवलप किया गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस फाउंडेशन में देखें तो 1951 से 60 में जो फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें सिटीज़ के डेवलपमेंट में ध्यान दी गई थी। बैलेंस ग्रोथ फेज को देखें 1969 से 84 में, तो सेकेंड फेज में एम्फसाइज किया गया था कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करें ताकि हम सिटीज़ को बेटर तरीके से डेवलप कर सके। लेकिन इसमें क्या है, स्पेशली जो टायर 3 के सिटीज़ है वो पीछे रह गई थी। फिर लिबरलाइजेशन एंड मेगा प्रोजेक्ट्स लिया गया 1985 से 2000 के बीच, जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिजुविनेशन मिशन ऑफ 2005, सेवेंथ प्लान में ध्यान दिया गया था। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो आपकी लैगिंग है वो नहीं एड्रेस की जा सकी है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल फोकस 2010 से प्रेजेंट में देखें तो अमृत मिशन हो, स्मार्ट सिटी मिशन हो, इन सभी मिशंस को लिया गया है, या फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड हो, अर्बन जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड चाहिए वो हो। तो ये सभी हमने देखा। और जो 1992 में 74th अमेंडमेंट है जिसके तहत म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तो ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इसको और फोकस और रोबस्ट तरीके से डेवलप किया जाए।
जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो और बेटर हो। तो अभी चैलेंज अगर देखिए सिटी एरिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, गवर्नेंस एंड कैपेसिटी काफ़ी वीक है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज है जैसे हाई इनइक्वालिटी, स्लम एरिया का डेवलपमेंट, अनस्किल्ड लेबर का प्रॉब्लम है, माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो ये सभी चीज़ों को दूर करना ज़रूरी रहेगा। और ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो टैलेंट होती है टायर 2 टायर 3 सिटी में, वो आपकी ब्रेन ड्रेन हो जाती है, चली जाती है दूसरे जगहों में। तो इसीलिए क्या करना है, इससे आपके मेगा सिटीज़ में अर्बन टू अर्बन जो माइग्रेशन है वो बढ़ता है, तो उसको हमें रोकना है ताकि हम सिटीज़ को सस्टेनेबल बना सके। और लोकल लेवल पे ही जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो अदर फैसिलिटीज़ है, उसको डेवलप किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल जो प्रेशर है, तो काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रेशर रहता है बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड स्प्रॉलिंग। तो अनप्लान्ड स्प्रॉलिंग क्या होता है, हर जगह बिना प्लानिंग के कुछ भी बना देना, जो क्या करती है आपकी सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, ये पोल्यूशंस करती है। डिफॉरेस्टेशन जैसे मुद्दे सामने निकल के आते हैं, फ्लैश फ्लड जैसे मुद्दे जो है वो सामने निकल के आते हैं। फिर सोशल इशू में देखें तो स्लम प्रोलिफरेशन जो है, तो अर्बन पॉपुलेशन में 31% जो पॉपुलेशन है वो स्लम एरिया में ही रहती है। तो इनका जो आपका प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू हो, सोशल सिक्योरिटी हो, सोशल जस्टिस, ये सभी चीज़ें क्या होती है, इनके साथ कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और डेमोक्रेसी क्या कहता है कि सभी पॉपुलेशंस को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है ताकि एक फेयर लिविंग लोगों को मिल सके। फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन बैरियर भी देखा जाता है कि हम वन साइज फिट ऑल अप्रोच को अपनाते हैं, तो इसको हमें वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं लेना है, डिफरेंट अप्रोचेस को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। और जो अर्बन एरिया है उसमें लोकल गवर्नेंस को डेवलप करना, पीपल्स पार्टिसिपेशन को डेवलप करना, ये काफ़ी ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट जो टायर 3 टायर 2 क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। नेक्स्ट आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको डिफरेंट डायमेंशन से चीज़ों को देखना है। तो सोशल डायमेंशन इसका देखना है, तो जो अभी हमने देखा कि इस्लाम एरिया का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम करना पड़ेगा। पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें आपका सेंटर, स्टेट एंड लोकल जो गवर्नेंस है उस वो आपके एक सिंक में उनको काम करना पड़ेगा। ओके, तो वही सभी चीज़ें हमें इसमें देखनी ज़रूरी है। फिर लीगल में देखें तो जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है उनको डेवलप की जा सकती है। एथिकल अगर देखें तो अभी जो सिटीज़ का जो कंडीशन है वो काफ़ी आपका क्या है, मेंटली सस्टेनेबल नहीं है। पीपल वाइज भी देखें तो सस्टेनेबल नहीं है। इनजस्टिस, इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है जो अनएथिकल है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, लाइक अभी फ्रांस का एग्जांपल दिया था, इंग्लैंड का, देन आपका यूएसए का, देन कनाडा का, वो सभी चीज़ें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। और इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखें तो जो अर्बन सेंटर्स है वो बहुत ज़्यादा क्या कर सकती है, रीजनल डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकती है, एक स्टेट का जीएसडीपी को बढ़ा सकती है। तो उसके लिए क्या है, ज़रूरी है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से कंसिडर करें। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट है आपका डेवलप अ ग्रोथ पोटेंशियल इंडेक्स। तो ग्रोथ पोटेंशियल इंडेक्स को डेवलप करना ज़रूरी है कि कौन से अर्बन एरियाज कितना ग्रो कर सकती है, जो लैग कर रही है उसको हमें टारगेटेड तरीके से आगे बढ़ाना होगा। पहले पड़ाव में हम क्या कर सकते हैं, पायलट प्रोग्राम ले सकते हैं कि 15 या 20 जो आपके टायर 2 या 3 सिटीज़ है उनको हम एक ग्रोथ हब की तरह डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पॉलिसी को मिशन मोड में डिफरेंट सिटीज़ में भी लगा सकते हैं। फिर आपका एस्टैब्लिश करना है एम्पावर्ड अथॉरिटी को, जो लोकल अथॉरिटी है उनको एम्पावर करना है बाय गिविंग देम फंड, फंक्शनरी और आपका जो फंक्शंस है वो देके। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें एक मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है, तो क्या प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग है, वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, फिर लैक ऑफ इंटीग्रेटेड प्लानिंग है। तो इन सभी चीज़ों को क्या है, हमें एड्रेस करना होगा। स्ट्रैटेजिकली सिलेक्ट करना होगा सिटीज़ को, इनको ग्रोथ हब में कन्वर्ट करना होगा और इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके करना होगा। सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एथिकली, सब दिशाओं में हमें सिटीज़ को डेवलप करना होगा। नेक्स्ट है सिक्योरिंग वैलीज एंड स्लोप्स। तो इसमें स्पेशली हम देख सकते हैं जो हमारा फ्रेजाइल जियोलॉजी है या फिर टोपोग्राफी है ऑफ हिमालयन रीजन, स्पेशली उसका जियोलॉजी जो पूरा स्ट्रक्चर है, देन उसका जो टोपोलॉजी है, मतलब जो टॉप पार्ट है, तो वो काफ़ी आपका वल्नरेबल है, इंस्टेबल है, बिकॉज हिमालयन रीजन वर्ल्ड का यंगेस्ट राइजिंग फॉल माउंटेन है जो अभी भी राइज कर रहा है। तो अभी हिमालय रीजन में अगर देखें तो 3-4 नेशन बसती है। एक तो आप इंडिया
उसके बाद नेपाल है, भूटान है, इवन चाइना का तिब्बत पार्ट है, पाकिस्तान भी है और अफगानिस्तान भी है। तो अभी ये जो आपका हिमालयन माउंटेन रीजन है, तो इन रीजन में पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ने की वजह से अनप्लैंड अर्बन डेवलपमेंट हो, या फिर अनप्लैंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, या फिर अनप्लैंड हाउसिंग डेवलपमेंट हो, उसके वजह से काफ़ी जो हैवॉक है वो देखी जा सकती है इन वैली रीजन। तो अभी क्या क्या प्रॉब्लम देखी जा सकती है? क्लाउड बर्स्ट के वजह से जो इंटेंस रेनफॉल होता है, उससे जो आपका फ्लैश फ्लड ट्रिगर होता है, लैंडस्लाइड होता है, फिर आपका फ्लैश फ्लड होना, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होना जो सिक्किम में देखा गया था, क्लाउड बर्स्ट रिसेंटली जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड में देखा गया था जिससे फ्लैश फ्लड आया था। तो ये जो प्रॉब्लम है इनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, वही चीज इसमें मेंशन की गई है कि हमें रिएक्टिव अप्रोच नहीं लेना है, वी नीड टू टेक प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में डिफरेंस क्या होता है? रिएक्टिव में कि जब आपका डिजास्टर हो गया उसके बाद हम रिएक्ट कर रहे हैं उसमें, तो वैसा करेंगे तो उससे जो जान माल की हानि है वो नहीं रोक पाएंगे हम। उसके लिए प्रोएक्टिव अप्रोच लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में हम 3 फेजेस पढ़ते हैं। एक तो आपका प्री डिजास्टर, तो उसमें हमें प्रोएक्टिवली काम करना होगा। फिर आपके ड्यूरिंग डिजास्टर, उसमें हमें रिएक्टिवली काम करना होगा। और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें आपके जो हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट है उसको देखना होगा, ताकि हम फ्यूचर में डिजास्टर्स को प्रिवेंट कर सके, मिटिगेट कर सके। तो उसके लिए अभी हम टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको हार्नेस कर सकते हैं। तो उसमें फ्यूचर रेडी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड प्रोएक्टिव सिस्टम को हम डेवलप कर सकते हैं। लाइक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पावर को बढ़ा सकते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है उनको 24/7 मॉनिटरिंग में लगा सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है या फिर आपके लैंडस्लाइड्स है, इनको टैकल किया जा सकता है। और उसके लिए हम जीआईएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग ऑफ फ्लैश फ्लड एंड लैंड स्लाइड्स। तो उन सभी चीज़ों को हमें देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ और भी कुछ आइडियाज़ आप लिख सकते हैं, जैसे सिटीजन्स का जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट करना बाय डिप्लॉइंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। फिर रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट को लाना काफ़ी ज़रूरी है कि जो आपका हैज़ार्ड डेवलपमेंट है, इलीगल माइनिंग है, अनप्लान कंस्ट्रक्शंस है, एनक्रोचमेंट है ऑन रिवर बैंक, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। सब तभी क्या है, डिजास्टर को मिटिगेट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो पास्ट के जो एग्जाम्पल्स है, ओके, किस तरीके से डिफरेंट डिजास्टर्स हुआ था और किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपना जो अप्रोच है वो बदला 2000 के पहले तक। ओके, 1990 देखे, 1947 का प्लानिंग देखे, तो ये सभी रिएक्टिव थी, डिजास्टर होने के बाद ध्यान दिया जाता था। लेकिन 2001 में जो भूज का अर्थक्वेक आया, फिर 2004 में जो सुनामी आई, उसके बाद हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है एट सेंट्रल लेवल, एट स्टेट लेवल, काफ़ी ड्रास्टिक लेवल पे उस पर चेंज आया। एंड क्या किया गया है कि आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है 2005 उसको बनाई गई, उसके अंडर 3-4 अथॉरिटी बनाई गई, जैसे आपके टॉप में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एट नेशनल लेवल चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, देन स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर, देन डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर कमिश्नर है वो चेयर करेंगे। और उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा आपका लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस में भी 2 टाइप के गवर्नेंस होती है, फॉर रूरल एरिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड फॉर अर्बन एरिया अर्बन लोकल बॉडीज। तो उस तरीके से क्या है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो उसको लिया गया। और 2010 के बाद अगर देखें, जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हार्नेस करने की कोशिश की जाने लगी, जैसे इसरो का रिमोट सेंसिंग हो। ओके, तो इन चीज़ों को जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है, ये ग्लोबल लेवल का एक फ्रेमवर्क है जो कहता है कि 2030 तक हमें जो डिजास्टर्स है उसको प्रिवेंट करना है, जो ह्यूमन लॉस है उसको प्रिवेंट करना है, जो जीडीपी में जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको कम करना है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो इस सेंडाई फ्रेमवर्क को भी आप रेफर कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, अभी प्रीलिम्स में क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विथ, 4 ऑप्शंस आ जाएंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट से है, हेल्थ से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। तो उसमें आपको सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, डिजास्टर से रिलेटेड एक आपका ग्लोबल कन्वेंशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
जो चैलेंजेस है, जैसे इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया है, इसको हटाना है। टेक्नोलॉजी का जो भी गैप है, इतना टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद भी उसको फील करना है। इन्फोर्समेंट में डेफिशिएंसी है, तो एनफोर्समेंट एजेंसीज को बेटर तरीके से इन्फोर्स करवाना है चीज़ों को। लैक ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है लैगिंग है, जिससे क्या होता है, वल्नरेबल पॉपुलेशन काफ़ी इम्पैक्टेड रहती है। एडिक्वेट कैपेसिटी जो है वो बिल्ड करना काफ़ी ज़रूरी है। अनप्लान जो अर्बनाइजेशन है उसको प्लान तरीके से करना है। सिटीज़न की भी एपैथी देखी जाती है, ध्यान नहीं देते हैं डिजास्टर्स में, या फिर गवर्नमेंट जो भी आपके अलर्ट देते हैं। तो इसीलिए क्या है, सिविक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दिस डिजास्टर शॉर्ट ऑफ थिंग, उसके लिए सिटीजन्स की जो एपैथी है उसको दूर करना ज़रूरी रहेगा और सिटीजन को भी एक्टिव रखना पड़ेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है लिटिल नोन रेजिस्टेंस इन मालाबार रीजन ड्यूरिंग द रन अप टू इंडिपेंडेंस। तो 1920s में जो आपका मोपला रिबिलियन था केरला के मालाबार रीजन में, तो ये रेबिलियन को हम काफ़ी समय में पढ़ चुके हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, लेकिन इसमें एक नया पर्सपेक्टिव निकल के आया है कि जो मोपला रिबिलियन है उसको काफ़ी नेगेटिव तरीके से नरेट किया गया है। जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है वो ये दिखाती है, कम्युनल ओवरटोन है इसमें कि ये हिंदू मुस्लिम का बीच में एक फाइट है, तो ये ब्रिटिश अपना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाती है। फिर आपका अगर इसमें जो नया इसका जो नैरेटिव निकल के आया है बाय जिया उस सलाम जी, तो उन्होंने कहा है कि ये जो रेविलियन था ये अगेंस्ट कॉलोनियल सिस्टम था, अगेंस्ट जो कॉलोनियल सिस्टम ने जो फ्यूडल सिस्टम बना दिया था, जमींदारी सिस्टम, जिसके तहत जो जमींदार थे, जो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन किया था ये उसके अगेंस्ट था। ये कोई आपका हिंदू मुस्लिम का जो कम्युनल ओवरटोन है ये वैसा कोई रेबिलियन नहीं था। ये रेबिलियन कंप्लीटली सिस्टम के खिलाफ था, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ था। लेकिन इसको डिफरेंट इंटरप्रेटर्स ने डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया है और इसका जो हॉलिस्टिक वर्जन है वो कभी समझने की कोशिश नहीं की गई है। तो इससे हमें एक बात पता लगता है कि जो आपकी नैरेटिव है डिफरेंट तरीके से शेप की जा सकती है, और उस नैरेटिव्स में क्या होता है, जो रियल स्टोरी होती है, जो सबऑल्टर्न की जो कहानी होती है वो बताई ही नहीं जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि हिस्ट्री विक्टर के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है, या फिर जो इलीट है उसके पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। तो वो हिस्ट्री जो है वो आधा अधूरा है। तो पूरा हिस्ट्री जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें जो सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव है कि एग्जैक्टली जहाँ रेबिलियन हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों, क्या रीज़न उसका है, वो जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी मोपला मतलब क्या होता है आपका, अभी मोपला को क्या है आपके एक कम्युनिटी से जोड़ के देखा जाता है। मोपला का मीनिंग हो गया सन ऑफ लॉ, जो आपका सन ऑफ सॉइल्स जो कंसेप्ट होता है कि एक जगह में आपका जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ की कल्चर है, वहाँ की जो अदब कायदा है उसको एडॉप्ट किया है, तो वो आपके सन ऑफ द सॉइल हो जाते हैं। तो अभी अगर उस मोपला रीजन में या फिर मालाबार रीजन में जो मोपला रिवोल्ट हुआ था वो हिंदू या फिर मुस्लिम के आपके कन्वर्जेंस से हुआ था, एक यूनिटी के तहत हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था? सिस्टम के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। और कॉलोनियलिज्म ने जो फ्यूडल सिस्टम बनाया था, एक्सप्लॉयटेशन लाया था, जो इनजस्टिस थी, जो इनइक्वालिटी थी, उसके खिलाफ था ये कोई आपका कम्युनल या फिर सिर्फ पीजेंट रिवॉल्ट नहीं था। वही चीज़ इसमें क्लियर किया गया है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमें सिर्फ जो नैरेटिव है उसको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। कॉलोनियल नैरेटिव अलग रहती है, अर्ली नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखे तो ये उन्होंने सिर्फ एग्रेरियन स्ट्रगल के नाम से रखा है। कम्युनल नैरेटिव देखे तो कम्युनल प्रोग्राम के नाम दिया है, और प्रेजेंट नैरेटिव देखे तो ये सबऑल्टर्न और रिविजनिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको देखा गया है कि ये फाउंडेशनल एंटी कॉलोनियल यूनिटी थी जो मोपला रिविलियन थी। तो इसीलिए क्या करना है, जो हिस्टोरियोग्राफी है उसमें हमें चीज़ों को डिफरेंट नैरेटिव से समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल रहता है यूपीएससी में, तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और प्लस जो आपके ऐसे में कभी टॉपिक आ सकता है तो उसमें आप नैरेटिव किस तरीके से क्या कर सकता है, ट्रूथ को हटा सकता है, और जो आपके फॉल्सहुड है उसको जनरेट कर सकता है। उस तरीके का कोई टॉपिक आया तो उसमें ये आप मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।